मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे DLED फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कल मॉडल प्रश्न पत्र के बहुविकल्पी प्रश्नों और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसी को पूर्ण करते हुए आज लघुत्तरीय प्रश्नों का क्रम है, उन्हें ध्यान से देखने की आवश्यकता है। लघुत्तरीय प्रश्नों परीक्षा में 7 आते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 12 से 18 तक होते हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 अंकों के निर्धारित हैं। इनको ध्यान से और पर्याप्त रूप में लिखना चाहिए। तो प्रारंभ करता हूँ प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, सस्वर वाचन की विशेषताएं लिखिए। सस्वर वाचन की विशेषताएं लिखिए। सस्वर वाचन, ध्यान दीजिए कि ये अध्यापक के द्वारा किया जाता है और सस्वर वाचन में यह वाचन आदर्श होना चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि विराम चिन्हों पर उचित ध्यान अध्यापक को रखना चाहिए। सस्वर वाचन करते समय बालक से भी सस्वर वाचन कराते समय उसे निर्देश दे देने चाहिए और ताकि वो गलतियां ना करे। अन्य विशेषताओं को देखते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए सस्वर वाचन में। ध्यान दीजिए, सस्वर वाचन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, बालक को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान और समान ध्वनियों में अंतर करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। नंबर 2, वाचन करते समय मुद्रा शिष्ट व शोभनीय होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, वाचन करते समय झुककर करना, मेज पीटना, अंगुलियों को नचाना, सिर हिलाना आदि अशोभनीय माने जाते हैं। नंबर 3, पढ़ने में विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मारो मत जाने दो वाक्य में मारो के बाद विराम करके पढ़ें तो अलग अर्थ होगा और मत के बाद विराम करके पढ़ेंगे तो दूसरा अर्थ होगा। सस्वर पाठ करते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी ध्वनियों का निर्देश एवं स्पष्ट उच्चारण करें। जो शिक्षक या विद्यार्थी सस्वर पाठ करें, उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ संपूर्ण कक्षा में सुनाई दे, अर्थात पढ़ने वाले का स्वर न बहुत धीमा हो और न बहुत तेज हो, न बहुत ऊंचा हो। नंबर 6, सस्वर पाठ खड़े होकर ही करना चाहिए तथा पुस्तक बाएं हाथ में रखनी चाहिए। पुस्तक आँखों से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए और पुस्तक इस प्रकार पकड़ी जाए कि वह हाथ में 135 अंश का कोण बनाए। नंबर 7, सस्वर पाठ में स्वर सदैव एक रूप नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वर में उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होने चाहिए। यह वाणी का उतार चढ़ाव अवतरण में निहित भावों के अनुकूल ही होना चाहिए। इसी प्रकार अवसर के अनुकूल वाचन में
भावों के स्पष्टीकरण हेतु हाथ द्वारा संकेत भी करने चाहिए। वाचन करते समय स्वर कर्कश नहीं बल्कि मधुरता के साथ सरल ढंग से हो। अगली विशेषता कि सस्वर पाठ के लिए कुछ विद्यार्थी विशेष रूप से अधीरता दिखाते हैं। बहुत से विद्यार्थी पढ़ने हेतु एक साथ खड़े हो जाते हैं अथवा ये विद्यार्थी एक साथ ही पढ़ने की अनुमति चाहते हैं। इस समय शिक्षक को कक्षा को अनुशासन में रखना चाहिए और सस्वर पाठ के लिए उपयुक्त विद्यार्थी से कहना चाहिए। अगली विशेषता है कि जब शिक्षक सस्वर पाठ करे उस समय उसे एक दृष्टि में इतना ग्रहण कर लेना चाहिए कि वह बीच बीच में मुंह उठाकर सामने बैठे हुए विद्यार्थी की ओर देख सके। अन्यथा विद्यार्थियों को बिल्कुल न देखने पर कुछ विद्यार्थी अनुशासनहीनता करने लगते हैं। अगली विशेषता है कि सस्वर पाठ में शब्दों का उचित चुनाव महत्वपूर्ण है। पढ़ने में अर्थ अभिव्यक्ति की रक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार सस्वर वाचन में सावधानियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं और छात्रों से भी कराना चाहिए। अगला प्रश्न है 13। श्रवण कौशल की 2 विधियों को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, श्रवण कौशल के विषय में पूछा गया है, अर्थात सुनने की कुशलता कि विद्यार्थी में श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार से किया जाए, यह भी अध्यापक को प्रारंभ में ही ध्यान देना चाहिए। अगर इस बात को प्रारंभ में ही ध्यान न दिया जाए तो श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। श्रवण कौशल की उत्कृष्ट बनाने के लिए जो विधियां दी गई हैं उनको ध्यान से समझें। बताया गया है कि वैसे बालक हर कक्षा में लगातार सुनता ही रहता है, परंतु अध्यापक द्वारा पूर्ण नियोजित प्रयास के द्वारा उसे अच्छे श्रोता के रूप में तैयार किया जा सकता है। तो इसकी पहली विधि या प्रथम साधन है अध्यापक की दृष्टि, अर्थात विद्यार्थी मनोयोग से सुन रहा है अथवा नहीं, वह अच्छे श्रोता के शिष्टाचार का पालन कर रहा है या नहीं, उपयुक्त स्थिति के लिए अध्यापक को पैनी दृष्टि से अध्यापक देख सकता है तथा बालकों को उचित निर्देश देकर ध्यान आकर्षित कर सकता है। दूसरा साधन है श्रुत सामग्री, अर्थात जो सामग्री बालक के सामने प्रस्तुत की जा रही है वह उसके लिए श्रुत सामग्री है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बालक अर्थ ग्रहण कर रहा है या नहीं। इसका पता लगाने और अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों सहायक होते हैं। वस्तु के केंद्रीय भाव से संबंधित प्रश्नों, सुनी हुई विषय वस्तु के बारे में विश्लेषणात्मक प्रश्नों, विषय वस्तु में अंतर्निहित व्यंग्य, विनोद अथवा अनकहे कथन के बारे में प्रश्नों तथा सारांश संबंधी प्रश्न पूछकर श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। इसी के साथ साथ योग्यता संपादन का आकलन भी किया जा सकता है।
तो श्रवण कौशल को इस प्रकार से हम विद्यार्थी के अंदर विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारने के उपाय ये संक्षेप में लिखने हैं। तो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से वर्तनी सुधारी जा सकती है। तो देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारने के उपाय, इसके लिए अध्यापकों द्वारा, विद्वानों के द्वारा अनेक उपाय सुझाए गए हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक देखते हैं। नंबर 1, छात्रों को बैठने का आसन समुचित होना चाहिए। झुककर लिखने की आदत उसमें न पड़े। नंबर 2, हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार हेतु अभ्यास कराया जाए। नंबर 3, लिखने तथा पढ़ने की क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। नंबर 4, अक्षरों तथा शब्दों के सुंदर लिखने के लिए प्रस्तुत किया जाए, जिसका छात्र अनुकरण कर सकें। इसे फिर से देखते हैं कि अक्षरों तथा शब्दों के सुंदर लिखने के लिए प्रस्तुत किया जाए, जिसका छात्र अनुकरण कर सकें। नंबर 5, लेखन एक कला है जिसका विकास अभ्यास तथा अनुकरण से किया जा सकता है। नंबर 6, लेखन क्रिया छात्रों की रुचि के शब्दों से आरंभ की जानी चाहिए और सबसे ज़्यादा रुचिपूर्ण शब्द हो सकता है छात्र का अपना नाम। इसलिए प्रत्येक छात्र को अपना नाम लिखने के लिए कहना चाहिए। तो बालक अपना नाम बहुत रुचि से और शीघ्रता से सीखता है। अगला क्रम है कि शब्दों और अक्षरों को धीरे धीरे सुडौल तथा सुंदर लिखने से आरंभ करके लिखने की गति का भी विकास किया जाए। और 8वां उपाय है कि शब्दों एवं अक्षरों की एक रूपता गति से लिखने से मुख्य विशेषताओं का ध्यान रखा जाए। ये सभी नियम यदि अपनाए जाएंगे तो बालक की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ निश्चित रूप से धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। और अगला प्रश्न देखते हैं 15, विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं? विराम चिन्ह, ध्यान दीजिए कि विराम चिन्ह किसी भी भाषा के लिए, ऐसा नहीं हिंदी में, बल्कि विराम चिन्ह किसी भी भाषा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसलिए विराम चिन्हों पर बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। संक्षेप में अगर बात करें तो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कुछ विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। कुछ विद्वान 13 बताते हैं, कुछ विद्वान 15 बताते हैं, कुछ विद्वान 15 से और अधिक बताते हैं। लेकिन मुख्य यहाँ पर विराम चिन्ह आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। जहाँ पर पूर्णता से अपनी बात समाप्त करनी हो वहाँ पूर्ण विराम लगाना चाहिए। नंबर 2, अर्ध विराम। किसी वाक्य के बीच में थोड़ा सा
रुकना हो, थोड़ा सा ठहराव हो तो अर्धविराम लगाना चाहिए। उससे भी कम अगर ठहराव हो तो अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। उपविराम और वाक्य में उपविराम भी होते हैं, उनका भी प्रयोग समय समय पर किया जा सकता है। और जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। इसी प्रकार विस्मयवाचक या विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य या विस्मय वाले वाक्यों के अंत में करना चाहिए। किसी चीज़ को किसी वाक्य में दूसरे शब्दों को जोड़ने के लिए योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार किसी बात का यदि निर्देश दिया जा रहा है, किसी कथन में निर्देश है, तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिसको हम किसी कथन को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करने के लिए कहा जाता है, तो उसे अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। उसके बाद जब कभी कोई विवरण देना होता है तो विवरण चिन्ह के द्वारा हम उसका प्रारंभ करते हैं। उसके बाद किसी कथन को कोष्ठक में बंद करने की आवश्यकता होती है या किसी संख्या को बॉक्स में बंद करने की आवश्यकता होती है, तो 3 प्रकार के कोष्ठक चिन्ह होते हैं। कभी कभी किसी पंक्ति में कोई शब्द छूट जाता है या जोड़ना होता है तो उसे हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। ये पंक्ति के ऊपर लिखा सब शब्द लिखना चाहिए या पंक्ति के नीचे, तो अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। त्रुटिपूरक चिन्ह उसे कहते हैं। और उसके बाद आता है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, जिसे शून्य से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार अन्य चिन्हों को भी हम कुछ चिन्हों को हम और बढ़ा सकते हैं या कुछ विद्वानों ने कुछ चिन्ह और बढ़ा दिए। मुख्य रूप से ये 13 चिन्ह आपके स्मरण में रखने योग्य हैं, जो कि अधिकतर विद्वानों ने इनको मान्यता दी है। फिर से एक बार समझ लें, मैं एक बार फिर से पूरे 13 चिन्हों के नाम लेता हूँ, इनको नाम सहित लिखें और कुछ मुख्य मुख्य चिन्हों के विषय में आपको हेडिंग डाल के लिख देना चाहिए। तो पूर्ण विराम पहला, नंबर 2 अर्धविराम, नंबर 3 अल्प विराम, नंबर 4 उपविराम, नंबर 5 प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 6 विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक चिन्ह, नंबर 7 योजक या विभाजक चिन्ह, नंबर 8 निर्देशक चिन्ह, नंबर 9 अवतरण या उद्धरण चिन्ह, नंबर 10 विवरण चिन्ह, नंबर 11 कोष्ठक और नंबर 12 हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह और नंबर 13 लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। इस प्रकार से 13 चिन्हों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, हिंदी शिक्षण में चार्ट दृश्य सामग्री का क्या उपयोग है? प्रश्न 16। तो दृश्य सामग्री के विषय में हम जानते हैं कि दृश्य सामग्री बालकों को किसी दृश्य को दिखाने के लिए
प्रयुक्त की जाती है और इसमें महत्वपूर्ण स्थान है एक चार्ट का। चार्ट को प्रस्तुत करने से पहले अध्यापक को चाहिए कि उसे घर पर ही बनाकर पूर्ण कर ले, कक्षा में सिर्फ उसको प्रदर्शित करना रह जाए, अन्यथा बहुत सारा समय चार्ट को पूर्ण करने में खर्च हो जाएगा। तो हिंदी शिक्षण में चार्ट दृश्य सामग्री का उपयोग होता है। चार्टों में तथ्यों और चित्रों का समन्वय होता है। अच्छे चार्ट में लेख सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली होने चाहिए। सूक्ष्म बातों को समझने में चार्ट की सहायता ली जा सकती है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन चार्ट के द्वारा सरलता से समझाया जा सकता है। कवियों और लेखकों को पढ़ाते समय चित्रयुक्त चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी शिक्षण में संधि, समास एवं छंदों को विधिवत समझाने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ये छात्रों के नेत्रों एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। बिचिट एवं सुलर के अनुसार चार्ट दृश्य सामग्री में वह प्रदर्शनात्मक साधन है जिसमें छात्रों को सिखाने में सुगमता प्रदान करने के लिए तथ्यों एवं चित्रों को संबोधित करके क्रमबद्ध रीति से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से चार्ट में थोड़े से परिश्रम से ही कक्षा में अधिक रोचकता उत्पन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है? यह अंतस्थ व्यंजनों से किस प्रकार भिन्न है? स्पर्श व्यंजन, तो ध्यान दीजिए कि वर्णमाला से संबंधित यह प्रश्न है। वर्णमाला में जो व्यंजन हैं उसमें कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिसमें एक व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ध्यान दीजिए कि का से लेकर मा तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती है। इसके कुल 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से उसे जाना जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 25 रहती है। तो ध्यान दीजिए, पहला वर्ग है का वर्ग। इसके 5 वर्ण हैं का, खा, गा, घा, अंगा। इसके बाद है चा वर्ण। चा वर्ग के 5 वर्ण हो गए। इसके बाद है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढाड़ा। इसके भी 5 वर्ण हो गए। इसके बाद है ता वर्ग, तो ता, था, दा, धा, ना, ये 5 वर्ण हो गए। और इसके बाद है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। इसमें भी 5 वर्ण हैं। कुल मिलाकर होते हैं 25 वर्ण। स्पर्श व्यंजन इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये मुख के किसी न किसी भाग को जिह्वा स्पर्श अवश्य करती है। इनका अंतर अंतस्थ व्यंजनों से करने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ध्यान रखें, स्पर्श व्यंजन में
मुख के किसी न किसी भाग को जिह्वा स्पर्श करती थी, लेकिन अंतस्थ में स्पर्श नहीं करती है। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन का मध्यवर्ती सा होता है। ये कुल हैं 4 या, रा, ला, वा। ये 4 वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ध्यान देना चाहिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 18। 18वां प्रश्न है हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न है श्रव्य दृश्य साधन, अर्थात ऐसा साधन कि जिसे हम सुनते भी हैं और देख भी सकते हैं, तो वह छात्रों के लिए कहाँ तक उपयोगी होता है। ध्यान दीजिए कि केवल एक गुण कोई चीज़ दिखाई जाए तो वो दृश्य सामग्री हुई, जैसे चार्ट को दिखाया गया। इसी प्रकार कहानी को सुनाया जाता है तो वो श्रव्य सामग्री होती है। लेकिन जिस सामग्री को देखा और सुना दोनों किए जा सकते हैं तो वो 2 गुना अधिक उपयोगी हो जाती है। ऐसी सामग्री में मुख्य रूप से टेलीविज़न, सिनेमा आदि का नाम लिया जा सकता है। तो शिक्षण के लिए इनमें टेलीविज़न बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें अनेक उपयोगिताओं को हम समझ सकते हैं। श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बिंदु है प्रेरणा, दूसरा क्रिया का सिद्धांत, तीसरा स्पष्टीकरण, चौथा सार्थक अनुभव, पांचवा रटने की आदत को कम करना, छठा शब्दावली में वृद्धि करना और सातवां शिक्षण में कुशलता। ऐसे ही अन्य उपयोगिताओं के नाम भी आपके सम्मुख रखे जा सकते हैं। पहली उपयोगिता है प्रेरणा। तो प्रेरणा के विषय में देखते हैं कि दृश्य श्रव्य साधन बालक को ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालक को सिखाने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। दूसरे शब्दों में शिक्षण विधि की अपेक्षा श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा पढ़ने से बालक पाठ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आसानी से जल्दी से सीख जाते हैं। दूसरे क्रम में आता है क्रिया का सिद्धांत। श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से बालक को अनेक प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं। वे उसमें बोलते चालते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा वाद विवाद करते हैं। इससे उनकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पाठ में रुचि बनी रहती है। वे खेलते ही खेलते कठिन से कठिन बातों को बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। और इसमें तीसरे नंबर पर स्पष्टीकरण, चौथे क्रम में सार्थक अनुभव और पांचवें क्रम में है रटने की आदत को कम करना। इसको ध्यान से देखें कि श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से बालक
पाठ के विकास में रुचि लेते हैं तथा ज्ञान का स्वयं क्रिया करके ग्रहण करते हैं। इससे सीखा हुआ ज्ञान निश्चित और स्थायी बन जाता है और उन्हें किसी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारे परंपरागत शिक्षण में बालकों को रटने के लिए बहुत प्रेरित किया जाता है। तो यह रटने की जो विकृति है या बुराई है उसको कम करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार इस सामग्री से शब्दावली में वृद्धि की जा सकती है। बालक दृश्य श्रव्य सामग्री को जितना अधिक समय देंगे उसके लिए, देखेंगे सुनेंगे, उतनी उनकी शब्दों में वृद्धि होती जाती है और धीरे धीरे भाषा के मर्मज्ञ बन जाते हैं। अगला विषय है शिक्षण में कुशलता। जैसे जैसे हम श्रव्य दृश्य सामग्री का अधिक प्रयोग करते हैं तो शिक्षा का जो शिक्षण है वो अधिक प्रभावशाली बन जाता है। इस प्रकार जो शिक्षण विधि है वो अधिक सरल, रोचक और स्पष्ट बनाई जा सकती है। इस प्रकार 18 प्रश्नों पूर्ण होते हैं। आपको इसी प्रकार प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।